हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे अपना हिंदी का पार्ट हरिहर काका। ठीक है, तो एक थोड़ी सी सैड सी स्टोरी है बट कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो हरिहर काका के पार्ट में क्या बताया हुआ, लेखक जो है वो हरिहर काका के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि एक तो उनके व्यवहार के कारण और दूसरा उनके विचार जो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। हरिहर काका जो है वो लेखक के पड़ोसी थे एंड बचपन में हरिहर काका लेखक को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार किया करते और पहली दोस्ती जो है लेखक की वो हरिहर काका के साथ ही हुई थी। उसके बाद लेखक का जो गांव था उसके पूर्व दिशा में एक बहुत बड़ा सा मंदिर था, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। और ये जो विशाल मंदिर था ना, वो उसे ठाकुर बाड़ी कहा जाता था, जिसका मतलब है देव स्थान, यहाँ पर देवों का वास था। और लोग जो है ना वो ठाकुर जी से किस टाइप की मन्नत मांगते थे कि पुत्र की मन्नत मांग ली, मुकदमे में जीत हो जाए, लड़की की शादी जो है वो किसी अच्छे घर में हो जाए और लड़के की नौकरी लग जाए, ऐसी ऐसी जो है वो विशेष मांगते थे गांव के लोग। ठीक है, और जैसे मान लो मन्नत पूरी हो भी गई तो लोग जो है वो अपनी खुशी से ठाकुर जी को रुपए, जेवर और अनाज जो है वो चढ़ा दिया करते थे, ऐसे चढ़ा हुआ। और कई लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते थे तो वो अपनी ज़मीन में से एक छोटा सा हिस्सा जो है वो ठाकुर जी या फिर मंदिर के नाम कर देते थे। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि उसके गांव का नाम जो उसके गांव के नाम से नहीं लिया जाता था, बल्कि देवस्थान की वजह से ही पहचाना जाता था कि यहाँ पर जो है वो वाला मंदिर है ठाकुर बाड़ी वाला, तो इस हिसाब से उसके गांव को पहचाना जाता था। ठीक है, उसके बाद उसके गांव का ये जो देवस्थान है वो उस इलाके का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध देवस्थान था। ठीक है, हरिहर काका को कुछ सिचुएशंस के कारण वहाँ पे उन्होंने जाना बंद कर दिया था, लेकिन लेखक जो है वो कभी कभी अपने मन को बहलाने के लिए ठाकुर जी में या फिर ठाकुर बाड़ी में चला जाता था। लेकिन लेखक कहता है कि वहाँ जो साधु संत थे, जो प्रीस्ट थे, वो उसको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि वो काम करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो बस पड़े रहते थे, लेटे रहते थे और भगवान को भोग लगाने के नाम पे वो दिन रात पूरी हलवा जो है वो बनवाते रहते थे और आराम से पड़े रहते थे। सारा काम वहाँ के आए गए लोग करते थे और वो सेवा के नाम पर लोगों से काम करवाते थे और वो खुद कोई भी काम करते थे तो बस बातें बनाने का काम ही करते थे और कुछ नहीं करते थे। ठीक है, फिर लेखक जो है वो हरिहर काका के बारे में बताता हुआ कहता है कि हरिहर काका और उनके जो है वो 3 भाई हैं, यानी कि एक हरिहर काका और उनके 3 भाई, सबकी शादी हो चुकी है। पहले जो है ना वो हरिहर काका की भी शादी हो गई थी लेकिन उनके बच्चे नहीं थे, तो उनकी पहली वाइफ जो है वो गुजर गई थी और दूसरी वाइफ भी जो है वो गुजर गई थी। फिर उनकी जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए उन्होंने तीसरी शादी जो है वो नहीं करी थी। ठीक है, सो इसलिए अब तीनों भाइयों की वाइफ थी, तीनों भाइयों के बच्चे भी थे, लेकिन हरिहर काका के कोई भी बच्चे नहीं थे और उनकी वाइफ भी नहीं थी अब। तो हरिहर काका से अतिरिक्त उनके 3 भाई थे और उनके बाल बच्चे भी थे कुछ समय तक। तो हरिहर काका को भी सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा जाता था, लेकिन कुछ दिन बाद हरिहर काका को कोई पूछने वाला भी नहीं था, वो जो है वो सब पर बोझ बन गए थे। फिर लेखक बताते हैं कि अगर कभी हरिहर काका को बीमारी हो जाती थी या फिर वो बीमार हो जाते थे तो उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ता था, क्योंकि इतने बड़े परिवार में उन्हें कोई भी पूछने वाला भी नहीं था, ना कोई पानी देने वाला था। ठीक है, फिर वो बरामदा नहीं होता, बरामदे के कमरे में वो पड़े रहते थे हरिहर काका, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो उनको खुद ही उठना पड़ता था, कोई उन्हें लाके नहीं देता था। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे घर में कोई बुजुर्ग होते हैं तो उनको खाना भी पूछते हैं, पानी भी लेके जाते हैं उनके लिए और खूब इंजॉय करते हैं उनके साथ, लेकिन हरिहर काका को कोई पूछने वाला भी नहीं था। एक दिन उनका भतीजा जो है वो एक दिन उनके भतीजे का एक दोस्त है वो शहर से घर पे आ रहा था, तो उसके आने की खुशी में तो घर वालों ने बहुत सारी 3-3 4-4 तरह की सब्जियां, बजके, चटनी, रायता और बहुत कुछ बनाया हुआ था। ठीक है, घर में सब ने वो खा लिया खाना, लेकिन हरिहर काका को कोई पूछने भी नहीं आया। फिर हरिहर काका को नेचुरली गुस्सा तो आना ही था, फिर उन्होंने गुस्से में बरामदे की ओर गए और चिल्ला पड़े। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि उनके भाई की पत्नियां क्या सोचती हैं, यानी कि भाभी, तुम सब जितनी भी उनकी भाभियां हैं वो सब क्या सोचती है कि उन्हें मुफ्त में खाना दे रही हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे खेत में, यानी कि हरिहर काका के जो खेत है उसमें उगने वाला अनाज भी इसी घर में आ रहा है, तो मैं कोई मुफ्त का खाना नहीं खा रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ये सब गुस्से में कहा। हरिहर काका के गुस्से का महंत जी ने लाभ उठाने का, फायदा उठाने का सोचा। महंत जी हरिहर काका को अपने साथ देव स्थान यानी कि ठाकुर बाड़ी ले गए और हरिहर काका को समझाने लगे कि आपका जो भाई का परिवार है ना वो आपसे मीठा मीठा इसलिए बोलता है क्योंकि उन्हें आपकी ज़मीन हड़पनी है। तो बेसिकली हरिहर काका के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, तो इसलिए वो
उनकी ज़मीन हड़पना चाहते थे उनके 3 भाई जो है, इसलिए उन्होंने अपने घर में हरिहर काका को रखा हुआ है। और अगर हरिहर काका ने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं तुम्हें अपनी ज़मीन नहीं देने वाला, तो उस दिन से हरिहर काका के साथ बिल्कुल बेकार व्यवहार होगा और उनसे कोई बात भी नहीं करेगा। तो ऐसे से महंत जो है वो उनसे कहते हैं। फिर महंत जो है वो हरिहर काका से कहता है कि तुम्हारे जितने भी हिस्से हैं ना ज़मीन के, वो तुम ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो, मंदिर के नाम कर दो, इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से महंत उनको समझाता है। ठीक है, सुबह होते ही हरिहर काका के तीनों भाई देवस्थान पहुंच गए, मंदिर पहुंच गए। तीनों हरिहर काका के पाँव में गिरकर रोने लगे कि हमसे गलती हो गई, हमारी पत्नियों ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया, वो तुमसे अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहती हैं। और कहने लगे कि अपनी पत्नियों को उनके साथ किए गए व्यवहार के लिए वो सज़ा देंगे, उनके भाई है। ठीक है, फिर हरिहर काका के मन में दया भाव जाग गई कि चलो भाई आए हैं इतनी दूर से और मुझसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, तो वो पिघल गए और फिर उनके साथ घर चले गए। फिर अब उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार होने लग गया घर में। ठीक है, तो घर में काफ़ी अच्छा व्यवहार हो गया और ऐसे बदलते हुए व्यवहार को देखकर हरिहर काका जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। घर के सभी छोटे बड़े हरिहर काका का आदर सत्कार करने लग गए क्योंकि उनको ज़मीन हड़पनी थी। समझ रहे हो? फिर गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो हर जगह हरिहर काका की बात चलती रहती थी। ठीक है, और हर जगह बस उन्हीं की बातें होती थी। कुछ लोग कहते थे कि हरिहर काका को सारी ज़मीन भगवान के नाम लिखा देनी चाहिए और इससे उन्हें बहुत अच्छा मतलब स्वर्ग का वास होगा, स्वर्ग मिलेगा उन्हें जाके, और इससे उत्तम और अच्छा उपाय और कोई नहीं है। ठीक है, फिर इससे हरिहर काका को कभी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि प्राप्त होगी अगर वो अपनी ज़मीन जो है वो भगवान जी के नाम कर देंगे। तो इसके विपरीत कुछ लोगों का ये भी मानना था कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है, तो भाई के नाम उन्हें अपनी ज़मीन करनी चाहिए। ठीक है, अपनी जो भी उनकी प्रॉपर्टी है या फिर जायदाद है वो उनको प्रॉपर्टी देनी चाहिए। अगर वो कहीं और वो दे देंगे तो ये तो अन्याय होगा, क्योंकि पाला पोसा किसने है? भाई के परिवार ने। इसलिए तो वो कभी कोई बात होती थी, कभी कोई बात होती थी। इस तरीके से इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो लास्ट में इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को नहीं देंगे और ना ही वो किसी के नाम करेंगे अपनी प्रॉपर्टी को। फिर चाहे वो अपना ही भाई हो या मंदिर का महंत, तो वो किसी को नहीं देंगे अपनी प्रॉपर्टी, क्योंकि उन्हें अपने गांव और इलाके के बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम कर दी थी, जैसे रिश्तेदारों के नाम कर दी थी। तो उनको उन लोगों की ध्यान आ गई, तो वो सोचते हैं कि अब मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं दूंगा, ना तो मंदिर में ना ही अपने भाइयों को। उनका जीवन बाद में बिल्कुल एक कुत्ते की तरह हो गया था। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि उन्होंने डिसीजन ले लिया था ना कि वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं देंगे। तो अब उन्हें ना तो कोई पूछने वाला था, वो लोग पूछ भी इसलिए रहे थे क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने जीवन में एकदम से जो उनके जीवन में बदलाव आया था वो इस बदलाव को समझने लगे और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो जीते जी अपनी ज़मीन किसी को भी नहीं देंगे। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, महंत जी की परेशानियां जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने के लिए जो जाल फेंका था, हरिहर काका उससे बाहर निकल गए। मतलब महंत जी ने जो भी जाल बिछाया था हरिहर काका के लिए, हरिहर काका को बहलाना फुसलाना चाहा, वो हरिहर काका उससे बाहर निकल गए हैं और अब उसकी जो परेशानी थी महंत की, वो ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। यह बात महंत जी को सहन नहीं हो रही थी कि मेरे ही बिछाए हुए जाल में जो हरिहर काका है वो बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, फिर आधी रात के आसपास देवस्थान के जो साधु संत थे और महंत खुद और बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग हथियार जैसे भाला, गंडासा और बंदूकों के साथ अचानक ही हरिहर काका के आंगन में आ गए थे। इससे पहले हरिहर काका के भाई कुछ और सोचे और किसी को अपनी सहायता के लिए आवाज़ लगाए, इतने में तो वो उसको किडनैप करके, किसको? हरिहर काका को किडनैप करके ले गए। ठीक है, गायब हो गए। फिर हरिहर काका को वो देवस्थान ले गए थे। एक और तो देवस्थान के अंदर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठों के निशान उस प्रॉपर्टी के पेपर पे ले लिए थे, और वहीं दूसरी तरफ हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले पुलिस की जीप लेकर मंदिर पहुंच गए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत आवाज़ आ गई थी उनके भाइयों को। फिर महंत और उसके साथियों ने हरिहर काका को कमरे में हाथ और पाँव बांधकर रखा हुआ था, मतलब ऐसे दबोच कर रखा हुआ था, और साथ ही साथ उनके मुंह में कपड़ा भी ठूसा हुआ था ताकि वो कुछ आवाज़ ना निकाल पाए। किडनैपिंग में तो ऐसा ही होता है, ताकि वो कुछ आवाज़ ना कर सके। लेकिन हरिहर काका दरवाजे पर ऐसे लुढ़कते लुढ़कते आए और फिर दरवाजे पर उन्होंने पैरों से ऐसे धक्का मारा ताकि बाहर खड़े उनके भाई और पुलिस उनको बचा सकें। ठीक है,
दरवाज़ा खोलकर हरिहर काका को बंधन से मुक्त कर दिया गया। मतलब पुलिस वालों ने समझ गए कि यहाँ पर है हरिहर काका। फिर हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि वो लोग ने ऐसे कमरे में बंद किया और गुप्त दरवाजे से वो भाग गए और मेरे उन्होंने ज़बरदस्ती थंब के सिग्नेचर जो है वो ले लिए ज़बरदस्ती। ठीक है। फिर ये सब बीत जाने के बाद हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लग गए थे। 24 घंटे पहरा दिए जाने लगे। मतलब सब उनकी सिक्योरिटी करते रहते थे। यहाँ तक कि अगर हरिहर काका को किसी भी काम के कारण गांव जाना पड़ता था तो हथियारों के साथ 4-5 लोग हमेशा ही उनके साथ रहते थे, ताकि महंत जैसी गलती या फिर कोई हादसा दोबारा हरिहर काका के साथ ना हो जाए। लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ जो भी हुआ उससे हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले भाले किसान की तुलना में अब बहुत ही ज़्यादा चालाक और बुद्धिमान बन गए थे। अब सब कुछ समझ आने लग गया था। उनके भाइयों का अचानक से बिहेवियर क्यों बदला और भाभी हरों का भी बिहेवियर क्यों बदला, तो उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आने लग गया था कि ये सब किस लिए ऐसा कर रहे हैं। उनके अंदर जो आदर सम्मान और सुरक्षा वो प्रदान कर रहे थे वो सब कुछ समझ गए थे कि ये लोग कितने ज़्यादा चतुर हैं। वो भाइयों का प्यार नहीं था, उन्हें बस धन दौलत के कारण पूछा जा रहा था। ठीक है, नहीं तो हरिहर काका को कोई भी नहीं पूछता। जब हरिहर काका देवस्थान से वापस घर आए थे उसी दिन हरिहर काका के भाई और दूसरे नाते रिश्तेदारों सब यही सोचने लग गए थे कि हरिहर काका को कानूनी तरीके से अपनी जायदाद जो है वो भतीजों के नाम कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक हरिहर काका ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत जो है उस पर तेज नज़र रखेंगे। ठीक है, तब हरिहर काका के भाई जो है हरिहर काका को समझाते समझाते थक गए, तो उन्होंने हरिहर काका को डांटना शुरू कर दिया कि समझ में नहीं आता, ऐसे ऐसे वो करने लग गए। ठीक है, उन पर दबाव बनाना चालू कर दिया कि तुम अपनी जो ज़मीन है वो अपने भतीजों के नाम कर दो, भाई के बेटों के नाम कर दो। एक रात हरिहर काका के भाइयों ने भी उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसा महंत ने हरिहर काका के साथ किया था। उन्हें धमकाते हुए कहने लगे कि खुशी खुशी कागज़ पर यहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ अपना अंगूठे के निशान लगाओ, नहीं तो वो उन्हें मार कर वहीं घर के अंदर दबा देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, जब हरिहर काका अपने भाइयों के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर चिल्लाकर अपनी मदद के लिए गाँव वालों को आवाज़ लगाना शुरू कर दी कि बचाओ बचाओ, इस तरीके से। तब उनके भाइयों को ध्यान आया कि उन्हें हरिहर काका के मुंह में एक कपड़ा ठूस देना चाहिए था ताकि वो बहुत ज़्यादा चिल्लाए ना। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और वो फिर क्या हुआ, उनकी जो आवाज़ें हैं हरिहर काका की वो पूरे गांव में चली गई थी। हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग जब तक गांव वालों को समझाते तब तक परिवार का मामला है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक महंत जी जो है वो बहुत ही जल्दी से पुलिस की जीप लेकर आए और महंत जी पुलिस ने पूरे घर की तलाशी करना शुरू कर दी। तलाशी के बाद क्या मिला, फिर घर के अंदर से हरिहर काका की इतनी बुरी हालत में हासिल किया गया जितनी बुरी हालत उनकी महंत ने भी नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद हरिहर काका ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया। ज़बरदस्ती बहुत से कागज़ों पर उनके अंगूठे के निशान लगवाए गए और मारा पीटा। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम ही अलग रहने लग गए थे और उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 4 राइफलधारी पुलिस के जवान मिले थे। ठीक है, आश्चर्य की बात तो ये है कि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से प्रयास काफ़ी ज़्यादा किए गए थे। ठीक है, असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे तो देवस्थान के महंत पुजारी फिर से हरिहर काका को बहला फुसला कर ले जाएंगे और ज़मीन जो है वो देवस्थान के नाम कर देंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि अगर हरिहर काका को अकेले और असुरक्षित रख दिया तो उनके भाई फिर उन्हें पकड़ ले जाएंगे, अपने घर में रखेंगे और सारी ज़मीन जो है वो अपने भाइयों के नाम हो जाएगी। लेखक कहता है कि हरिहर काका से जुड़ी बहुत सी खबरें जो है वो गांव में फैल रही थी। जैसे जैसे दिन बड़े हो रहे थे वैसे वैसे डर का माहौल बन गया था। सभी लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हरिहर काका ने तो अमृत पिया हुआ है नहीं, कि किसी न किसी दिन तो उन्हें मरना ही है। ठीक है, और जब वो मरेंगे तो पूरे गाँव में तूफान आ जाएगा, क्योंकि महंत और हरिहर काका के भाइयों के बीच में ज़मीन को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर आराम से मौज मस्ती से रह रहे थे। ठीक है, जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। यानी कि हरिहर काका के पास धन था लेकिन उनके धन पर अब उनका कोई भी महत्व नहीं था।
अब उन पर कोई भी महत्व नहीं था और पुलिस वाले बिना किसी कारण ही हरिहर काका के धन पर मौज कर रहे थे। ठीक है, अब तक जो नहीं खाया था दोनों वक्त उसका भोग लगा रहे थे। तो इस तरीके से बेचारे हरिहर काका के साथ ये बीती और इस तरीके से हमारी कहानी जो है वो खत्म होती है। तो आज हम हिंदी की कविता पढ़ेंगे कर चले हम फिदा, जिसके कवि का नाम है कैफी आजमी। तो ये जो कविता है ये सोल्जर्स के ऊपर बेस्ड है, सोल्जर्स के ऊपर, सैनिकों के ऊपर आधारित है। तो हम बिना किसी देरी के इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना क्योंकि वहाँ पे इंस्टाग्राम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पंक्ति से, कर चले हम फिदा से लेकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तक। ठीक है, तो यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं कि सैनिक जो है अपने आखिरी आदेश आपको दे रहे हैं और वो अपने आखिरी आदेश में कह रहे हैं कि हम अपने प्राणों को देश के हित के लिए, देश के भले के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। अब यह देश जो है हम जाते जाते आपको सौंप के जा रहे हैं, यानी कि ये जो देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब सारे सिटीजन्स की हैं, क्योंकि हम अपने प्राण जो है वो देश के वेलफेयर के लिए, देश के हित के लिए न्यौछावर करके जा रहे हैं। ठीक है, सैनिक इस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। अब सैनिक जो है एक दृश्य का वर्णन हमें करवा रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था, उस दृश्य की सैनिक जो है बात कर रहे हैं। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही और हमारी नाड़ियों में, नाड़ियों मतलब जो नर्व्स होती है ना, उसमें खून जमता जा रहा है, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों के साथ, मतलब वो उनकी सांसें काम नहीं दे रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल फेस कर रहे हैं और उनकी नाड़ियों में भी खून जम गया है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे। जब तक वो कर सकते हैं तब तक वो दौड़ रहे हैं, दुश्मनों के पीछे भाग रहे हैं एंड अपने बढ़ते कदमों को जारी रखकर, यानी कि दुश्मन को पीछे धकेलते जा रहे हैं। ठीक है, सैनिक गर्व से कहते हैं कि हम अपना सिर, अगर हमें अपना सिर कटवाना पड़े तो हम अपना सिर भी कटवा लेंगे, और जो हमारे देश का गौरव है, यानी कि हमारे देश में जो हिमालय है, जो हमारा गौरव है, उस पर दुश्मनों की नज़र भी नहीं पड़ने देंगे, यानी कि उस पर दुश्मनों के कदम भी नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का सामना करेंगे, उनका मुकाबला करेंगे और इस देश की रक्षा का भार अब आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब आपकी है। ठीक है, अगली पंक्ति देखो, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों तक। तो इस पंक्ति में कविता कहते हैं कि हमने अपना जो पूरा जीवन है वो, हमें अपने पूरे जीवन में जिंदा रहने के बहुत सारे चांसेस या फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन देश पर मर मिटने के लिए, देश पर अपनी जान कुर्बान करने का मौका सिर्फ हमें एक ही बार मिलता है। ठीक है, और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी ही, और वो भी किसी किसी को ही मिल पाती है। अर्थात सैनिक जो हैं वो देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सैनिक हमारे पूरे देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि जो तुम सुंदरता और प्रेम के पीछे भागते रहते हो उसको छोड़ दो, ये सब बेकार चीज़ें हैं, और वो सुंदरता, प्रेम या फिर जवानी ही क्या जब तुम अपने देश के लिए कुछ ना कर पाओ। उसके बाद सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा जो है वो किसी भी चुनौती का सामना कर लेते हैं, उसी तरह तुम भी अपने देश की धरती को दुल्हन मानो और दुश्मनों से उसको बचा कर रखो, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों को सौंप कर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगली पंक्ति देखो, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पंक्ति में क्या हो रहा है, इस पंक्ति में सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, लेकिन हमारे बाद भी ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, इसको यहीं पे रोक देना नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी ज़रूरत हो इसी तरह देश की रक्षा के लिए सबको एकजुट होकर आगे आना चाहिए, और जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने के बाद दुगनी हो जाती है। अगर मान लो हम जब इस देश से चले जाएंगे, जब हम मतलब जब प्राण न्यौछावर करने के बाद हम इस देश से चले जाएंगे और हमारे देश की जीत होती है, तब उस मौत का डबल, तब उस जीत की जो खुशी है वो दुगनी हो जाती है। ठीक है, उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी जो है वो मौत से गले मिल गई। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप कर हम जा रहे हैं, अब आप अपने सर पर मौत की चुनरी बांध लो, यानी कि अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तो सैनिक लास्ट में ये कहते हैं। नेक्स्ट पंक्ति देखो, सींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं सैनिक कि अपने खून को लक्ष्मण रेखा के समान
तुम भी एक रेखा खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा के पार कोई रावण रूपी दुश्मन जो है वो ना आ पाए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता माता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि यदि कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उस हाथ को तोड़ देना चाहिए। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब इस देश की रक्षा का रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर दायित्व तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तो फाइनली इतनी ही थी हमारी कविता के एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको टोटली पूरी कविता समझा दी है। आज हम अपना हिंदी का पार्ट पढ़ेंगे कारतूस, जिसके लेखक का नाम है हबीब तनवीर। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के अपने पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस पार्ट में लेखक ने एक बहुत ही ज़्यादा बहादुर और शूरवीर व्यक्ति के बारे में वर्णन किया हुआ है। बेसिकली उसके कारनामों के बारे में बताया हुआ है। एंड वो जो शूरवीर व्यक्ति है वो उसका एक ही लक्ष्य था कि उसे अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना था। और इस पार्ट में लेखक ने 4 लोगों का वर्णन किया हुआ है। वो कौन कौन से हैं? कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। तो जैसे कोई आर्मी होती है, आर्मी में अलग अलग पोस्ट होती है, तो वैसे ही अंग्रेजों की आर्मी में भी एक कर्नल, लेफ्टिनेंट और सिपाही एंड सवार होते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कर्नल और लेफ्टिनेंट आपस में ना एक शूरवीर व्यक्ति या फिर बहादुर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसका नाम क्या होता है? वजीर अली। और उसके कारनामों को डिस्कस कर रहे होते हैं। और वजीर अली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था और उसको देखते ही अंग्रेजों को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। मतलब वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे। ठीक है, फिर कर्नल लेफ्टिनेंट को सादत अली के बारे में बताते हैं। सादत अली कौन होता है? वजीर अली के चाचा। ठीक है, और वजीर अली के चाचा के बारे में बताता हुआ वो कहता है कि वजीर अली जब पैदा हुआ था तो वो जो सादत अली है वो बहुत ज़्यादा दुखी था उसके पैदा होने से। फिर बाद में जो सादत अली है ना, वो बेसिकली अवध के सिंहासन पे राज करता था, लेकिन अंग्रेज उसका सिंहासन ना छीने तो इसलिए वो अंग्रेजों का मित्र बन गया था। और उसने अपनी अंग्रेजों को आधी दौलत भी दे दी थी, साथ में 10 लाख रुपए भी दे दिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट को जब पता चला कि हिंदुस्तान के बहुत से राजा, बादशाह और नवाब जो है वो अफगानिस्तान के नवाब को इन्वाइट कर रहे हैं ताकि वो दिल्ली पर हमला कर दे, इसलिए लेफ्टिनेंट की बातों को सुनकर कर्नल कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया ना तो कंपनी ने जो कुछ भी हिंदुस्तान में हासिल किया वो सब कुछ गंवाना पड़ जाएगा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, कर्नल की बातों को सुनकर लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है कि वजीर अली की आज़ादी जो है ना वो अंग्रेज़ों के लिए अच्छी नहीं है, अंग्रेज़ों के लिए ये चीज़ खतरे में है। ठीक है, इसलिए अंग्रेज को किसी भी तरह वजीर अली को गिरफ्तार करना होगा, उसको जेल में बंद करना होगा। कर्नल कहता है तभी तो हमारी पूरी फौज लगी हुई है वजीर अली को ढूंढने के लिए। ठीक है, उसका पीछा कर रही है, क्योंकि वजीर अली जो है वो उनको सालों से धोखा दे रहा है, वो छिपता हुआ घूम रहा है और हमारे हाथ में वो लग नहीं रहा। और अगर उसको ऐसी आज़ादी मिलेगी, वो घूमता रहा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमें हिंदुस्तान से सब कुछ गवा के भागना पड़ेगा। ठीक है, तो वजीर अली बहुत ही ज़्यादा बहादुर आदमी है। वजीर अली ने कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज़ों की, उसके एक वकील की हत्या भी कर दी थी। ठीक है, कर्नल ने हत्या की घटना का वर्णन करते हुए कहा कि मतलब जब वो हत्या हुई थी तब उसका वर्णन करते हुए कहा कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद ना अंग्रेज़ों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया था। फिर जब वजीर अली बनारस में थे उसके कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कोलकाता बुला लिया था। पहले तो उसको बनारस भेज दिया था उसके पद से हटा के, उसके बाद उसको कलकत्ता बुला लिया था। ठीक है, फिर वजीर अली ने कंपनी के वकील से शिकायत की कि आप भाई पहले तो मुझे बनारस भेजा, बनारस से अब मुझे कलकत्ता बुला रहे हैं। तो फिर उसने फिर वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल अब मुझे कलकत्ता बुला रहे हैं। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया, इग्नोर सा कर दिया और उल्टा वजीर अली को ही बुरा भला कहने लगा। वजीर अली के दिल में एक तो पहले से ही अंग्रेजों के लिए बहुत ज़्यादा नफरत थी, और ये सुनकर वजीर अली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, जिससे उन्होंने चाकू मार के ही उस वकील की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो ये थी हत्या की घटना। फिर कर्नल जो है वो लेफ्टिनेंट को समझाता है कि वजीर अली जो है ना वो किसी भी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। अब वो नेपाल क्यों पहुंचना चाहता था? क्योंकि वो एक षड्यंत्र रच रहा था। कौन? वजीर अली। ठीक है, वहाँ पहुंचकर उसकी ये योजना है कि वो अफगानिस्तान का हिंदुस्तान पर हमला करने का इंतज़ार करेगा। वो चाहता है वजीर अली कि अफगानिस्तान जो है वो हिंदुस्तान पर हमला करे, और वजीर अली इस तरीके से अपनी ताकत को बढ़ाएगा। सादत अली को सिंहासन से हटाकर मतलब अपने
खुद के चाचा को वो सिंहासन से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करेगा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालेगा। इसलिए ये सब जानते हुए इसलिए अंग्रेज जो है वो वजीर अली को पकड़ना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेजी फौज और नवाब सादत अली खान के सिपाही बहुत ही सख्ती से वजीर अली का पीछा कर रहे थे कि किसी भी तरह ये पकड़ में आ जाए। अंग्रेजी फौज को पूरी जानकारी है कि वजीर अली जंगलों में ही कहीं पे छुपा हुआ है, इसलिए वो जंगलों के ही चक्कर काटते थे। फिर अचानक से लेफ्टिनेंट कहता है कि भाई घोड़े पर सवार एक आदमी जो है ना वो सीधा अंग्रेजों के टेंट में, अंग्रेजों के तंबू की ओर आता हुआ मालूम हो रहा है। और जो घोड़े के कदमों की जो साउंड है टप 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 वाली, वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुकी थी। ठीक है, और वो अचानक से रुक जाती है। फिर सिपाही अंदर आकर कर्नल से कहता है कि एक सवार, एक घुड़सवार जो है वो आपसे मिलने आया हुआ है। कर्नल जो है सिपाही से उस सवार को अंदर आने के लिए कहता है कि भाई भेज दो, देखते हैं कौन आया हुआ है। कर्नल सवार से आने का कारण पूछता है कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो। ठीक है, फिर सवार जो है कर्नल से कुछ कारतूस मांगता है। कारतूस क्या होती है, जो बंदूक के अंदर वो छोटी छोटी गोली नहीं होती, वो होती है बेसिकली कारतूस। तो वो जो घुड़सवार होता है वो कर्नल से कारतूस मांगता है, कहता है कि वो वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सुनकर कर्नल जो है वो सवार को 10 कारतूस दे देता है। और जब सवार से नाम पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है वो तो बताओ, तब सवार जो है वो अपना नाम बताता है और वो क्या कहता है कि मैं हूँ वजीर अली। ठीक है, और कर्नल ने उसे कारतूस दिए हैं इसलिए अब उसकी जान को बख्श रहा है कि तूने मुझे 10 कारतूस दी इसलिए मैं तेरे को बख्श रहा हूँ। ठीक है, इतना कहकर वजीर अली जो बाहर चला जाता है। घोड़े के तापों की आवाज़ों से लगता है कि अब वजीर अली जो है वो घोड़े को ऐसे तुक 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 करके बहुत ज़्यादा दूर निकल जाता है। इतने में लेफ्टिनेंट अंदर आता है, क्योंकि पहले ना सवार ने क्या किया था, उसको बोल दिया था कर्नल को कि मैं तुमसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जो है फिर वो अंदर आके पूछता है और कर्नल से पूछता है कि वो सवार कौन था। तो कर्नल कहता है तो कर्नल जो है वो अपने आप से कहता है कि वो एक ऐसा सिपाही था जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। और ये जो कर्नल है वो खुद उसने आज देख लिया है कि वो कितने ज़्यादा बहादुर और शूरवीर व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पूरी कहानी है वो खत्म होती है। आज हम हिंदी कविता मनुष्यता पढ़ेंगे जिसके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी पंक्ति नंबर 1। लेकिन उससे पहले एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे इंस्टाग्राम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो पंक्ति नंबर 1 पढ़ते हैं। विचार लो से लेकर मनुष्य के लिए मरे तक। यहाँ पर इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जो मृत्यु है वो एकदम निश्चित है, हम मृत्यु को नहीं टाल सकते। मृत्यु तो हर इंसान की होगी ही होगी, लेकिन हम सबको मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ना उनकी चिंता कर सकता, ना उनके लिए काम कर सकता, उसका जीना और मरना बिल्कुल ही बेकार है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। ठीक है, और दूसरों की मदद करनी चाहिए। वो कहते हैं कि मरकर भी वो मनुष्य कभी नहीं मरता जो दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। ठीक है, कवि के अनुसार मनुष्य वही है, कवि के अकॉर्डिंग मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरे व्यक्तियों के लिए मरे, अर्थात यानी कि दूसरे व्यक्तियों की चिंता करे, और वही मनुष्य जो है असली मनुष्य कहलाता है। अगली पंक्ति देखो, उसी उदार की कथा से लेकर मनुष्य के लिए मरे तक हमें पढ़ना है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपना जीवन दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की जो कथा है, उस महान व्यक्ति की जो बायोग्राफी है, स्वयं उस सरस्वती उसके गुणगान करती है। यानी कि उनकी जो बायोग्राफी है उनके बारे में पुस्तकों में भी लिखा जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम करता है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, और उसके बाद उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह ही की जाती है और सारी सृष्टि जो है उसकी पूजा करती है। अब जैसे कि हमने एक पाठ पढ़ा था फादर बुल्के के बारे में, शायद सभी को याद होगा। तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, तभी तो उनके डेथ के बाद भी सारा जीवन सभी लोग उनको याद करते हैं। हम उनके बारे में पुस्तकों में भी पढ़ते हैं। तो कवि का यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जो व्यक्ति दूसरों की चिंता और जो व्यक्ति अपना जीवन जो है वो दूसरों के लिए न्यौछावर करता है, उस व्यक्ति के जो गुणगान है वो स्वयं सरस्वती माता भी करती हैं। उसकी जो बायोग्राफी है वो बुक में भी लिखी जाती है और उसके मरने के बाद भी आजीवन उसके बारे में बातें चलती रहती हैं। ठीक है,
और सारी सृष्टि जो है उसकी पूजा भी करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव से और भाईचारे की भावना से भर दे, जो व्यक्ति सबको अपने साथ रखकर चले, तो सही मायने में वो व्यक्ति जो है वो मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। आजकल के लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के सुख से सुखी नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है असल में मनुष्य नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति देखो, श्रुद्धार्थ रंती देव से लेकर मनुष्य के लिए मरे तो। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जो पौराणिक कथा है, जो पुरानी पुरानी कथाएं हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हैं जो दूसरों के लिए जीते थे। जैसे कि सबसे पहले जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग कर दिया और उन्हें आज तक याद किया जाता है। जैसे बहुत से भूख से परेशान जो रतिदेव थे, उन्होंने अपने हाथ से खाने की भरी थाली को दान कर दिया था और महर्षि दधीची ने अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। ठीक है, और उदाहरण देखो, उशीनर देश के राजा शिबी ने कबूतरों की जान बचाने के लिए अपना जो सारा बॉडी का मांस था वो दान कर दिया। और वीरकर्ण, जो महाभारत में आपने देखा होगा उनको, वीरकर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच जो है वो दान कर दिया था। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को इस नश्वर शरीर के लिए वो क्यों डरता है, मतलब जो शरीर नष्ट होने वाला है एक ना एक दिन, वो उस नश्वर शरीर के लिए क्यों इतनी ज़्यादा चिंता करता है, क्यों उससे इतना डरता है। मनुष्य तो वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने को त्याग कर दे, आपको त्याग कर देता है। ठीक है, उसके बाद अगली देखो पंक्ति, सहानुभूति चाहिए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे तक। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया और करुणा, मतलब काइंडनेस का भाव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा पुण्य है। ठीक है, स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों का साथ देते हैं जिन लोगों के मन में दया करुणा की भावना होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख देखा नहीं गया, तो वो सृष्टि के परे चले गए थे लोगों के दुखों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने लोक कल्याण के लिए, सृष्टि की भलाई के लिए, दुनिया के नियमों के विरुद्ध वो चले गए थे। ठीक है, इसके लिए उन्हें पूरा संसार उनके सामने नहीं झुकता, इसके लिए क्योंकि वो दुनिया के उसूल से पार गए। क्या सारे लोग उनके आगे नहीं झुकते हैं ना, तो इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने झुकता नहीं, अर्थात उनके अंदर जो दया और परोपकार की फीलिंग्स थी और जो भावना थी उनके अंदर दया और परोपकार की, उसके कारण आज भी उनको याद किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। महान व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो परोपकार करता है, जो दूसरों की भलाई करता है। वही मनुष्य कहलाता है जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पंक्ति देखो, रहो ना भूल के कभी से लेकर वो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे तक। इसमें क्या कहते हैं कवि, तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो संपत्ति है, जो पैसा है, उस पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पे कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे पास इन अपनों का साथ है या फिर हमारे साथ साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। हमें इस बात पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इस धरती पर कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि सबके साथ ईश्वर है। ईश्वर जो है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, दयावान है, तो इन सब चीज़ों पर हमें नहीं घमंड करना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में कवि जो है वो ये कहते हैं कि वही व्यक्ति मनुष्य कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर सोचता है, मतलब घमंड से वो काफी ज्यादा परे होता है और दूसरों के लिए अपना जीवन जो है वो व्यतीत करता है। ठीक है, अगली पंक्ति देखो, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में बहुत सारे देव जो हैं वो खड़े हुए हैं, जो परोपकारी व दयालु मनुष्यों को सामने से खड़े होकर अपनी भुजाएं फैलाकर, अपने हाथ फैलाकर स्वागत करते हैं। मतलब ईश्वर हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं, उन लोगों का स्वागत करते हैं जो लोग बहुत ज्यादा परोपकारी और दयालु होते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेके चलो। ठीक है, सभी को आगे साथ में लेकर चलो। कवि कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर, मतलब जो भी आप लोगों के अंदर नेगेटिविटीज हैं, जो भी बुरे काम आपने किए हैं, उन सबको सुधार के सब कलंक रहित हो जाओ और देवता की गोद में बैठो। यानी कि कोई भी आपको बुरा काम नहीं करना, किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना। तो अगर आप कोई भी बुरा काम नहीं करोगे तो देवताओं की गोद में आप बैठ जाओगे, देवता तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेंगे।
अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और दूसरों का कल्याण, दूसरों की जो भलाई है, दूसरों का जो उद्धार है वो करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो दूसरों का कल्याण करे, दूसरों का भला करे, दूसरों की वेलफेयर करे और परोपकार करे। ठीक है, पंक्ति देखो, मनुष्य मात्रा बंधु है से लेकर वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कवि जो है वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं, भाई बंधु है, मतलब सारे के सारे एक दूसरे के भाई हैं। यह सबसे बड़ी समझ है, ये सब चीज़ों को समझनी चाहिए। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वो परमात्मा या ईश्वर हम सभी के पिता हैं, यानी कि इस धरती पर सभी जो है वो किसकी संतानें हैं, परमात्मा की या फिर ईश्वर की, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ईश्वर की संतान है। तो यानी कि सब जो है वो आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, उसके बाद बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, मतलब कोई भी रीजन के कारण सब जो है वो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग कर्म करते हैं, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं, इस बात के वो विटनेस है कि हम सभी की आत्मा जो है वो एक ही है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुखों या फिर कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जो जीवन है वो व्यर्थ है। अगर एक भाई दूसरे भाई के बारे में नहीं सोचेगा, उसके कष्टों को नहीं सॉल्व करेगा, तो उसका जो जीना है वो बिल्कुल ही व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य का साथ दे। ठीक है, अंतिम पंक्ति देखते हैं, चलो अभिष्ट मार्ग में सरयश खेलते हुए से लेकर वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे तक। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग, अब आपने भी अपने लिए कोई एक मार्ग चुना होगा, है ना, आपने भी अपने लिए कोई एक रास्ता ढूंढा होगा कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो आपको उस मनुष्य में जितनी भी आने वाली मुसीबतें हैं उनको पार करते चले जाना है, उससे कभी पीछे नहीं मुड़ना और खुशी खुशी उस रास्ते का पालन करना चाहिए। ठीक है, जो भी संकट है उन सभी को हटाते चले जाना है। मनुष्यों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ या फिर झगड़े और भेदभाव ना बढ़े। ठीक है, जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं आजकल लोगों के बीच में और जो झगड़े होते रहते हैं वो सब ना हो, एकदम शांति से काम लेना चाहिए हमें, बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, सबको इक्वल रखना चाहिए, हमें किसी से जलना भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद तभी ये संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के लिए अपनी समृद्धि भी कायम रखे, तभी ऐसा हो पाएगा कि जो मनुष्य है वो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के बारे में भलाई करे, ज़्यादा सेल्फिश ना बने। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारी पोयम जो है वो खत्म होती है। आज हम हिंदी की कविता पढ़ेंगे पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली पंक्ति से। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर इंस्टाग्राम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं अपनी पंक्ति नंबर 1 से, पावस ऋतु से लेकर वेश तक। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो माउंटेन रीजन है, वहां पर जो रेनी सीजन है, जो वर्षा ऋतु है, उसका आगमन या फिर उसका प्रवेश हो चुका है, जिसकी वजह से प्रकृति में बहुत सारे चेंजेस या फिर बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। जैसे कभी कभी तो बारिश हो रही है, कभी कभी धूप हो रही है। ठीक है, चलते हैं पंक्ति नंबर 2 की तरफ, अपने साहस से लेकर विशाल तक। तो इस पद्यांश में या फिर इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि जो पहाड़ों की जो शेप है, पहाड़ों का जो आकार है, वो आपने देखा है लेडीज जो है अपनी कमर पर एक ज्वेलरी पहनती हैं, मतलब उसको कमरबंद कहते हैं या फिर उसको करधनी भी कहते हैं। तो जैसी उसकी शेप होती है ना कमरबंद या फिर करधनी की, उसी के जैसी पर्वतों की शेप होती है। तो ऐसी तुलना करिए किसने, कवि ने, इस पंक्ति के अंदर, कि जो पहाड़ों का आकार है वो बिल्कुल करधनी जैसा लगता है। और कवि कहता है कि करधनी के आकार वाले पहाड़ पर बहुत सारे पुष्प रूपी आंखें बनी हुई हैं, मतलब उस पहाड़ पे ना इतने सारे फूल खिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सारे के सारे फूल जो है वो उस पहाड़ की आंखें हैं। और वो जो पुष्प रूपी आंखें हैं वो किसको देख रही हैं, एक्चुअल में पहाड़ के नीचे ना एक तालाब सा बना हुआ है, तो वो जो पुष्प रूपी आंखें हैं वो उस तालाब को ऐसे नीचे से देखे जा रही हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जैसे माउंटेन्स की जो आंखें हैं वो उस तालाब को देखे जा रही है नीचे, यानी कि फूल जो है, तो ऐसा लग रहा है कि माउंटेन जो है, पहाड़ जो है, वो खुद को उस तालाब के अंदर देखे जा रहे हैं। और वो जो तालाब है एक आईने का काम कर रहा है, एक मिरर का काम कर रहा है। ठीक है, पंक्ति नंबर 3 की तरफ चलते हैं, गिरी का गौरव से लेकर चिंता पर तक। ठीक है,
इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि जो झरने हैं वो बिल्कुल एकदम मोती की लड़ियों जैसे लगते हैं। आपने एक पर्ल का नेकलेस देखा है, ऐसे छोटे छोटे पर्ल गोल गोल से होते हैं, उसके बिल्कुल नेकलेस की तरह मोती की जो लड़ियां होती है उसके बिल्कुल वैसे ही जो झरने हैं वो सुंदर झरने जो है वो झरझर की आवाज़ में बह रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे वो पहाड़ों के गुणगान कर रहे हैं, पहाड़ों की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। उनकी ध्वनि से, उनकी झरझर ध्वनि से ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट, हमें बहुत ज़्यादा खुशी और प्रसन्नता मिलती है और बहुत सारी एक्साइटमेंट से भर जाते हैं हम, ठीक है। अगली उसके बाद क्या कहते हैं कभी, पहाड़ों के हृदय में, जो पहाड़ों का इंटरनल है, पहाड़ों के हृदय से बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ जो है वो आसमान की तरफ ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है वो मतलब बहुत शांति से आकाश की तरफ देख रहे हैं और वो और ऊंचा उठने की इच्छा करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो थोड़ा बहुत कुछ सोच में बैठे हुए हैं या फिर किसी चिंता में डूबे हुए हैं, वो शांति से आकाश की तरफ देखते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊंचा उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो हम सभी लोगों को और ऊंचाइयां हासिल करने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है। अगली पंक्ति देखो, उड़ गया से लेकर खेलता इंद्रजाल तक। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम कुछ ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा घना कोहरा या फिर घनी जो धुंध है वो छा गई है। ऐसा लग रहा है कि पेड़ जो है वो उड़ गए हो, मतलब एकदम पेड़ गायब से हो जाते हैं उस धुंध के बीच में। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आकाश जो है वो उस पहाड़ के ऊपर या फिर उस इलाके में आ गया हो। सिर्फ झरने की ही आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है, बाकी सब कुछ धुंध के कारण गायब हो चुका है, ठीक है। और प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर जो शाल के पेड़ हैं, एक तरीके के पेड़ होते हैं, वो धरती के अंदर जो है वो थोड़े धंस गए हैं इस भयंकर रूप को देखकर। चारों ओर धुआं होने के कारण, मतलब धुंध होने के कारण ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में जो है वो आग लगी हुई है और उस आग के कारण जो है वो धुआं जो है आए जा रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान, इंद्र जो है वो अपने एक विमान जो बादलों से बना होता है उस पर आते जाते रहता है ना। तो ऐसे मौसम में ऐसा लग रहा है कि जो इंद्र है वो अपने बादल रूपी विमान पे इधर उधर घूम रहे हैं और जादू का खेल जो है वो दिखाते हुए हमें घूम रहे हैं। तो इस पोएम में इतना ही है, सारी एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं। आई होप आपको मेरी समझाई हुई जो पोएम है वो अच्छी लगी होगी। आज हम अपना हिंदी का पाठ पढ़ेंगे, पतझड़ में टूटी पत्तियां झेन की दिन। और बिना किसी देरी के अपने पाठ को शुरू करते हैं। तो लेखक जो है वो जापान गए होते हैं और वहां पे वो अपने जापानी दोस्त से पूछते हैं कि भाई तू बता कि जापान में सबसे ज्यादा बीमारी किस चीज की फैली हुई है। तो लेखक की बात सुनकर उनका जापानी दोस्त उनको बोलता है कि जापानियों में ना सबसे ज्यादा मानसिक बीमारी काफी ज्यादा फैली हुई है। तो इसी चक्कर में लेखक उनसे पूछ पड़ता है कि भाई क्यों फैली हुई है। उससे पहले वो बताते हैं कि जापान के 80% पॉपुलेशन को ये जो मानसिक बीमारी है वो फैली हुई है। फिर लेखक पूछते हैं कि ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसका फैलने का। तो वो बोलते हैं कि जापान में कोई आराम से नहीं चलता, बल्कि सब दौड़ने की सोचते हैं, दौड़ते रहते हैं और सब एक दूसरे से आगे जाने की, आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि जापान में कोई भी व्यक्ति आराम से बात नहीं करता, वो सिर्फ काम की बात करते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि किसी का टाइम पास नहीं हो रहा तो किसी रिलेटिव को फ़ोन कर लेते हैं, दोस्तों के साथ चले जाते हैं और या फिर किसी रिलेटिव के पास जाके बैठ जाते हैं और बहुत देर तक गप्पे लड़ाते रहते हैं। लेकिन जापान में ऐसा कुछ नहीं होता, सब जो है वो काम की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जब जापान के लोग कभी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं ना, तो वो सिर्फ अपने आप से ही बातें करते रहते हैं। जैसे बड़बड़ाना नहीं होता वैसे ही बड़बड़ाते रहते हैं, वो किसी और को डिस्टर्ब नहीं करते, अपने आप से ही बात करते हैं। और जापान के लोग जो है ना वो अमेरिका से कम्पीट करने में लगे रहते हैं, इसलिए वो क्या सोच रखते हैं अपनी कि हम 1 महीने का काम पूरा 1 दिन में कर लेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अब क्योंकि वो खत्म नहीं हो पाता 1 महीने का काम 1 दिन में, तो उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है। फिर वो कहते हैं कि उनका दिमाग वैसे तो तेज चलता ही रहता है, साथ में वो अपने दिमाग में एक स्पीड का इंजन भी लगा लेते हैं, मतलब स्पीड हर टाइम उनके दिमाग में स्पीड ही चलता रहता है, ठीक है। और जब उनके दिमाग में स्पीड का इंजन लग जाता है ना, तो उसकी जो दिमाग की रफ्तार है वो बहुत ही ज़्यादा 1000 गुना तेज हो जाती है और वो दौड़ने लगता है, ठीक है। और एक समय ऐसा होता है जब दिमाग थक जाता है। ऑब्वियसली मनुष्य है, कोई मशीन तो है नहीं कि बहुत टाइम तक चलता रहेगा बिना थके। मनुष्य है, एक टाइम पे वो थक जाएगा, ठीक है। और जब उसका दिमाग थक जाता है तो टेंशन में आ जाता है और पूरा इंजन जो है वो टूट जाता है। इस कारण जापान के लोगों में मानसिक जो बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है या फिर बहुत ही ज़्यादा फैल गई है। फिर उसी शाम को लेखक कहते हैं, उसी शाम को उनका जो जापानी दोस्त है वो उनको एक टी सेरेमनी में लेके गया, एक आयोजन या फिर एक टी फंक्शन में लेके गया। जैसे कि हमने डोरेमोन में देखा हुआ है ना कि वहाँ पे जापान में टी सेरेमनी होती है, जो शिजुका है वो
नोबिता और अपने जियान और सुनियो को वो चाय पिलाती है वो सेरेमनी में, वो किमोनो पहन के। वही होता है जापान में, बहुत ज़्यादा फेमस टी सेरेमनी है। और इसको जापान में क्या बोला जाता है, चानोयू कहा जाता है। लेखक और उसका जो मित्र है वो जिस बिल्डिंग में गए थे इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, वो एक 6 मंजिल की बिल्डिंग थी। कितने मंजिल की? 6 मंजिल की बिल्डिंग थी। और उसकी जो छत थी ना वो सरकने वाली थी। छत पर एक सरकने वाली दीवार थी। सरकने वाली दीवार मतलब ऐसी दीवार जो हिल डुल सकती है, ठीक है। और उस दीवार पे एक पैटर्न या फिर चित्रकारी की गई थी। और वहां पर एक पत्तों की कुटिया बनी हुई थी जिसमें जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। कुटिया में पत्तों की बनी हुई थी और उसकी जमीन पे चटाई बिछी हुई थी, ठीक है। उसके बाहर बेडोल सा मिट्टी का बर्तन था, मतलब एक मिट्टी का बर्तन था उस कुटिया के बाहर जिसमें पानी भरा हुआ था। और उस पानी से लेखक और उसके मित्र ने हाथ पैर अच्छे से धो लिए और तौलिए से पूछकर वो अंदर गए। अंदर चाय देने वाला एक व्यक्ति था जिसको हम क्या बोलते हैं, चाजीन बोलते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है बट वो चाजीन है, ठीक है। चाजीन कहा जाता है उसको जापान में, जो कि टी सर्व करता है। और वहां लेखक और उसके मित्र को देखकर वो खड़ा हो गया। उसको थोड़ा स्वागत किया उसने, लेखक और उसके मित्र का। वो खड़ा हो गया, कमर झुकाकर ऐसे उसने अपनी कमर बेंड की और उसने लेखक और उसके दोस्त को प्रणाम किया, ठीक है। प्रणाम करने के बाद क्या हुआ, उसने तो जो यानी कि आइए तशरीफ लाइए, दो जो ऐसे बोला, मतलब कि आ जाओ, आइए और तशरीफ लाइए। और ऐसा कहकर उन्होंने उसका स्वागत किया। चाजीन ने लेखक और लेखक के दोस्त का स्वागत किया। उसने उन्हें बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी को जलाया, उस पर चाय बनाने वाला एक बर्तन रख दिया और साथ ही दूसरे वाले कमरे में गया और कुछ बर्तन और लेकर आ गया। फिर तौलिए से बर्तन साफ किए उसने। तो ये वो प्रोसेस करे जा रहा था। ये सारा काम उस व्यक्ति ने इतने सलीके से किया, इतने अच्छे से किया कि उसकी हर एक मुद्रा, मतलब हर एक एक्शन की वो कैसे कैसे काम कर रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे जय जयवंती नाम के राग की धुन गूंज रही हो। जय जयवंती ना एक गाना है, तो ऐसा लग रहा था कि वो जिस सलीके से, जिस टोन से और जिस तरीके से वो काम कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे जय जयवंती नाम के राग या फिर गाने की धुन जो है वो गूंज रही हो, ठीक है। उस जगह का वातावरण इतना ज्यादा शांत था कि चाय बनाने वाले बर्तन में उबलते हुए पानी की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब आप इमेजिन कर सकते हो। लेखक क्या कहते हैं कि चाय बनाने वाले ने चाय तैयार कर दी। उसने चाय के प्यालों में भरा और फिर उन प्यालों को लेखक और उसके मित्र के सामने रख दिया कि ये लो जी आपकी चाय बन गई और आप पी लो, ठीक है। वहां लेखक और उसके मित्र के अलावा और कोई नहीं था और 2 या 3 से ज्यादा लोगों की एंट्री भी नहीं होती क्योंकि शांत वातावरण रखना होता है, ठीक है। और ये बात बहुत खास थी वहां की, इसलिए वहां 3 से ज्यादा व्यक्ति को एंट्रेंस नहीं दी जाती। उन चाय के प्यालों में कितनी घूंट चाय थी? सिर्फ 2 घूंट चाय थी। लेखक और उसके मित्र ने प्यालों को अपने होठों पे लगाकर एक एक बूंद वो चाय पी रहे थे। लेखक कहते हैं कि वो करीब 1.5 घंटे तक उस 2 घूंट चाय को पीते रहे और धीरे धीरे पीते रहे। पहले 10-15 मिनट तो लेखक को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई कि भाई 2 घूंट को मैं 1-1.5 घंटा कैसे चलाऊं, ठीक है। वो तो हम लोग जो होते हैं वो तो एक ही गट गट करके पी जाते हैं फटाफट चाय, लेकिन उसने वो 2 घूंट चाय कितना टाइम चलाई? 1.5 घंटा चलाई। लेकिन धीरे धीरे लेखक को महसूस हुआ कि उसकी जो दिमाग की स्पीड है, दिमाग की जो रफ्तार है वो कम होने लग गई है। और कुछ समय बाद तो लगा कि दिमाग बिल्कुल ही बंद हो गया है, एकदम शांत हो गया है। लेखक को लगा जैसे वह कभी ना खत्म होने वाले समय में पहुंच गया है और उस समय में जी रहा है। यहाँ तक लेखक का मन इतना शांत हो गया कि बाहर की शांति भी उसको शोर लग रही थी, इतना ज्यादा वो पीसफुल फील करने लगा। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग या तो बीते हुए दिनों में फिसले रहते हैं कि हमारे साथ तो ये हुआ था पास्ट में, या फिर जो अभी तक नहीं हुआ हम फ्यूचर की टेंशन लेते रहते हैं कि अब हम क्या करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। वो कहते हैं कि ना तो हमें बीते हुए दिनों में जीना चाहिए, ना हमें आने वाले दिनों में जीना चाहिए, क्योंकि ये जो 2 समय है यानी कि पास्ट और फ्यूचर, ये दोनों झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? क्योंकि पास्ट तो बीत चुका और फ्यूचर अभी आने वाला है और वो अभी तक आया नहीं है। तो वो कहते हैं कि सच क्या है? वो कहते हैं जो समय अभी चल रहा है, जो आपका प्रेजेंट है, वही सच है। और ये जो समय है वो कभी ना खत्म होने वाला समय हो, और ये जो प्रेजेंट है वो फैला हुआ है, आपको इसमें जीना चाहिए, ठीक है। लेखक कहते हैं कि जीना किसे कहते हैं ये उनको उस चाय के फंक्शन में या फिर उसको टी सेरेमनी में पता चला। जापानियों को ध्यान लगाने की जो परंपरा है वो विरासत की देन में मिली है। मतलब जो जापानियों के पूर्वज थे, जो एंसेस्टर थे, वो उनको ये परंपरा देके गए हैं टी सेरेमनी की। और टी सेरेमनी का बेसिक एम क्या होता है कि जो लोग बाग हैं वो एकदम ध्यान लगाए, मेडिटेट करें और ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसका त्याग कर दे, ठीक है। वो एक हर काम अच्छे से करे, धीरे धीरे करे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आज हम अपना हिंदी का पाठ पढ़ेंगे सपनों के इसी दिन। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो यहाँ पर इस पाठ में लेखक कहते हैं कि जैसा उनका हाल था ना वैसे उनके दोस्तों
का हाल था, नंगे पैर, फटे मैले शॉर्ट्स में और फटे पुराने कुर्ते जिसके बटन टूटे हुए थे और खूब रेत में लथपथ और कई जगह से तो पैर घुटने सब छिले हुए थे। और इस हालत में जब लेखक और उनके दोस्त घर जाते थे तो उनकी जो मम्मी और बहन है उन पे तरस नहीं खाती थी बल्कि और ज़्यादा पीट देती थी, ठीक है। और उनके कई बच्चों के तो पिताजी भी इतने गुस्से वाले होते थे कि बच्चों को जब पीटना शुरू कर देते थे तो ये भी नहीं देखते थे कि उनके बच्चों की नाकों में से खून आता है। और इतनी बुरी तरीके से पिटाई होने के बाद भी अगले दिन सब बच्चे सब कुछ भूलकर फिर से खेलने चले जाया करते थे, ठीक है। तो ऐसा था लेखक का बचपन। लेखक कहते हैं कि उनको ये बात ना तब समझ में आई जब वो बड़े होकर ट्रेनिंग करने लग गए और साइकोलॉजी ऑफ मतलब बच्चों के मन की साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने लग गए थे, तब उनको ये बात समझ में आने लग गई, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि कुछ परिवार के बच्चे को स्कूल तो जाते ही नहीं थे और ना उनके पेरेंट्स को कोई रुचि थी कि उनको पढ़ाई करवा देते हैं ऐसे ऐसे। और अगर मान लो कोई पेरेंट भेज भी देता था स्कूल तो बच्चे जो है वो तालाब में बस्ता फेंक जाते थे, ठीक है। और कोई उनको स्कूल जाने के लिए ज़बरदस्ती भी नहीं करता था। यहाँ तक कि जो राशन की दुकान वाले और जो किसानों की फसल खरीदते और बेचते हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी नहीं समझते थे, ठीक है। वो कहते थे कि उनका बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो पंडित घनश्याम दास से थोड़ा अकाउंटेंसी सिखवा देंगे और पंजाबी प्राचीन लिपि उसको पढ़नी सिखा देंगे और इतना काफ़ी है, वो दुकान का अकाउंट संभालेगा। फिर लेखक कहते हैं कि बचपन में किसी को भी स्कूल की क्लासरूम के अंदर पढ़ने का मन नहीं करता था, वो एक कैद जैसी लगती थी। बचपन में घास जो है वो बहुत ही ज़्यादा घनी और हरी होती थी, फूलों की सुगंध बहुत ज़्यादा मन को लुभा जाती थी। फिर वो कहते हैं कि उस समय स्कूल में छोटी छोटी क्यारी बनी रहती थी, छोटे छोटे ऐसे डिब्बे से बने रहते थे जिसमें तरह तरीके के फूल खिलते थे, जैसे गुलाब, गेंदा और थोड़ी सफ़ेद कलियाँ। और फिर लेखक और उनके दोस्त जो है वो छुप छुप कर उसको तोड़ लेते थे, चपरासी से छुपते और उन फूलों को तोड़ लेते, पर उनको ये याद नहीं था कि वो उन फूलों को क्या करते थे। फिर उनको शायद ऐसा लगता है कि वो उन फूलों को या तो जेब में डालते होंगे या फिर जब उनकी मम्मी उनकी ड्रेस धोती होगी तो फेंक देती होंगी, या फिर स्कूल के बाहर जाकर जैसे बकरी की मेमने चबाते नहीं है वो खुद ही चबा लेते या फिर चर लेते होंगे उन फूलों को। फिर वो कहते हैं उसके समय में स्कूलों में जब स्कूल की शुरुआत होती थी, नया सेशन, तब 1-1.5 महीने की पढ़ाई होती थी, फिर 2 महीने की छुट्टियां पड़ जाती थी समर वेकेशंस की, और 2 महीने की छुट्टियों में वो अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चला जाता था। वहाँ पर नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोपहर तक तो लेखक और उनके साथी उस तालाब में नहाते और नानी जी को उनका जो भी जी करता वो मंगाकर खाने लग जाते। लेखक कहता है कि जिस साल वो अपनी नानी के घर नहीं जाते थे तो अपने घर पे रह के जो पास में तालाब हुआ करता वहाँ जाया करता लेखक, ठीक है। फिर वो कहते हैं वो और उनके साथी कपड़े उतार कर पानी में कूद जाते, फिर पानी से निकलकर भागते हुए आते और रेतीले टीले पर ऐसे घिसड़ जाते या फिर लोटपोट होने लग जाते और गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ करके और ऊंची सी जगह जाकर फिर से पानी में कूद जाते। इस तरीके से वो तालाब में नहाया करते। लेखक कहते हैं कि उसे ये याद नहीं कि वो इस तरह से दौड़ना, रेत में लौटना और फिर दौड़कर तालाब में कूद जाने का सिलसिला 5 या 10 बार करते थे या 15-20 बार, तो उनको ये याद नहीं आ रहा था। फिर वो कहते हैं कि जैसे जैसे उनकी छुट्टियों के दिन ख़त्म होते तो उनको होमवर्क की टेंशन हो जाने लगती, ठीक है। डर के कारण लेखक और उनके साथी जो है खेलकूद के साथ साथ तालाब में नहाना भी भूल जाते थे कि डर डर में कि मास्टर जी ने तो छुट्टियों का काम दिया, हमने तो वो भी नहीं किया। अध्यापकों ने जो काम छुट्टियों में करने के लिए दिया होता उसको कैसे करना है वो सोचने लग जाते। काम ना किया होने पर स्कूल में होने वाली पिटाई का डर अब और ज़्यादा बढ़ने लग जाता था जैसे जैसे छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी। लेखक बताता है कि उसके कितने ही सहपाठी ऐसे होंगे जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मार खाना ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन समझते थे। लेखक और उनके साथी का सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। ओमा थोड़ा सा अलग था। कैसे? ओमा की बातें, गालियाँ और उसकी मार पिटाई का अलग जो ढंग था, जो स्टाइल था वो सबसे अलग था। वो देखने में भी बहुत अलग था। कैसे? उसका ना मटके जैसा सिर था, एकदम बहुत बड़ा सा सिर था और उसके मतलब 2.5 फुट का कद होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज सा रख दिया हो, ऐसा मोटा सा सर था उसका। बड़े सिर पर नारियल जैसी आँखों वाला उसका चेहरा बंदरिया के बच्चे जैसा लगता था और बहुत अजीब सा लगता था। तो जब भी उसकी लड़ाई होती वो हाथ पैर अपने यूज़ नहीं करता था, सीधा अपने सर से वार करता था और लड़ाइयाँ करता था। तो उसका नेता हुआ लेखक और उसके दोस्त का ओमा, ठीक है।
लेखक कहता है कि जिस स्कूल में वो पढ़ते थे वो बहुत ज़्यादा छोटा था, उसमें छोटे छोटे 9 कमरे थे और जैसे अंग्रेजी अक्षर एच नहीं होता उसकी तरह वो 9 कमरे बने हुए थे। दाईं और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा का था और स्कूल की प्रेयर और प्रार्थना के समय जब वो हेडमास्टर बाहर आते थे यानी कि प्रिंसिपल बाहर आते थे, सीधी पंक्तियों में कद उनके अनुसार मतलब स्ट्रेट लाइन में कद अनुसार की हाइट अनुसार वो खड़े होते थे। तो लड़कों को देखकर ऐसे कि भाई सारे के सारे सही लाइन में खड़े हुए हैं और हाइट वाइज खड़े हुए हैं, तो उनके गोरे चेहरे पर एक साफ और सुंदर सी खुशी दिखाई देती थी। और एक और थी प्रिंसिपल के अलावा, मतलब श्री मदन मोहन शर्मा जी जो हेडमास्टर थे उनके अलावा एक मास्टर थे जिसका नाम था प्रीतम चंद। वो पीटी थे स्कूल के, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर होते हैं। वे लड़कों की पंक्तियों के पीछे खड़े रहकर, मतलब लाइनों के पीछे, ये लड़कों की लाइनों के पीछे खड़े खड़े होकर ये देखते रहते थे कि कौन सा लड़का लाइन में ठीक से नहीं खड़ा हुआ है। ओके, उनकी धमकी भरी डांट और लात गुस्से के डर से लेखक और लेखक के साथ लाइन में पहले और आखिरी लड़के को ध्यान से रखते, सीधी लाइन में बने रहने की पूरी कोशिश करते। जो लेखक थे वो उनसे बहुत ज़्यादा डरा करते, प्रीतम चंद से, क्योंकि वो पीछे खड़े होकर यही देखते थे कि लाइन में कौन सही लगा है कौन सही नहीं। तो लेखक जो है वो अपने आगे वाले को और पीछे वाले को देखते कि सब सही लाइन में लगे हैं या नहीं, ताकि उन्हें डांटना सुननी पड़े। ठीक है, फिर मास्टर प्रीतम चंद जो है बहुत ज़्यादा सख्त अध्यापक थे, लेकिन हेडमास्टर शर्मा जी जो है वो बिल्कुल उल्ट स्वभाव के थे। वो 5वीं और 8वीं कक्षा को अंग्रेज़ी यानी कि इंग्लिश खुद पढ़ाया करते। किसी को भी याद नहीं था कि 5वीं कक्षा में उन्होंने हेडमास्टर शर्मा जी को किसी गलती के कारण किसी को मारा या डांटा हो। मतलब हेडमास्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा पोलाइट थे, लेकिन पीटी जो टीचर थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले थे। फिर लेखक कहते हैं कि बचपन में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन 1-2 कारण के वजह से कभी कभी स्कूल जाना अच्छा भी लगता था। मास्टर प्रीतम सिंह जब परेड करवाते, पीटी टीचर जब परेड करवाते, मुंह में सीटी लेकर लेफ्ट राइट की आवाज़ निकालते मार्च करवाया करते थे। फिर जब राइट टर्न और लेफ्ट टर्न या फिर अबाउट टर्न कहते तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या फिर एकदम पीछे मुड़ के जूतों की ठक ठक करते। मतलब जैसे आपने देखा होगा राइट लेफ्ट जब करते हैं या फिर अबाउट टर्न करते हैं, जब वो जूतों की आवाज़ आती है। तो और जो बच्चे थे वो ऐसे घमंड के साथ चलते, लेफ्ट राइट और अबाउट टर्न करते जैसे वो विद्यार्थी ना होकर किसी आर्मी के फौजी का जवान हो। ठीक है, और स्काउटिंग करते वक्त भी, स्काउटिंग भी एक आर्मी की ट्रेनिंग का पार्ट है, तो वो करते वक्त विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी टीचर अपनी चमकीली आंखों से हल्के से झपकते हुए और सभी को शाबाश कहते। उनकी मतलब एक इतना ज़्यादा सख्त टीचर और वो शाबाश बोलते तो अलग ही फीलिंग आती है। उनकी एक शाबाश लेकर और उसके साथियों को ऐसा लगने लगती जैसे उन्होंने फिर किसी फौज में कोई पदक या फिर मेडल जीत लिया हो। मतलब बच्चों को ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कोई मेडल जीत लिया हो वो शाबाश वर्ड सुनने के बाद। लेखक कहते हैं कि हर साल जब वो अगली कक्षा में प्रवेश होते तो उसे पुरानी पुस्तकें मिला करती। उसके स्कूल के हेड मास्टर जी एक धनी घर के लड़के को घर जाकर पढ़ाया करते, जैसे आजकल होम ट्यूटर होते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया सेशन स्टार्ट होता तो शर्मा जी उस लड़के की 1 साल पुरानी पुस्तक लेखक के लिए ले आते थे, वो फेवर करते थे। ठीक है, लेखक के घर में किसी को भी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। अगर नई किताबें लानी पड़ती तो शायद वो लेखक को पढ़ने लिखने ना भेजते और शायद उनकी 3rd-4th क्लास में स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती या फिर छूट जाती अगर उन्हें नई किताब लानी पड़ती। तो इसलिए जो हेडमास्टर थे वो लेखक के लिए पुरानी जो किताबें हैं वो ला दिया करते ताकि उसकी पढ़ाई ना छूटे। लेखक कहता है कि जब लेखक स्कूल में था और तब दूसरे विश्व युद्ध का समय था, 2nd वर्ल्ड वॉर का टाइम था, लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए बहुत से अवसर गांव में आते रहते थे और कुछ नौटंकी वाले भी आया करते। वे रात को खुले मैदान में तंबू लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर फौज में भर्ती होने के लिए आकर्षित करते थे कि अगर तुम फौज में भर्ती हो जाओगे तो ये होगा वो होगा ऐसे होगा। ठीक है, इतनी सारी बातों की वजह से कुछ नौजवान फौज में भर्ती भी हो जाया करते और वो तैयार हो जाते। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने कभी भी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय मुस्कुराते नहीं देखा। होती है कोई कोई टीचर जो मुस्कुराती भी नहीं है। उनका छोटा
छोटा कद, दुबला पतला लेकिन पुष्ट शरीर था, स्ट्रॉन्ग सा, ठीक है। और थोड़े माता के दाने नहीं होते जो मुंह पे हो जाते हैं, वो, यानी चेचक के दागों से भरा हुआ चेहरा था। बाज सी तेज आंखें थी उनकी, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले जूते, ये सभी चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा डराती थी, जैसे कोई हिटलर हो, ठीक है। लेखक अपनी पूरी जिंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल पाया जिस दिन मास्टर प्रीतम चंद लेखक की चौथी कक्षा को फारसी पढ़ाने आए। मतलब पीटी टीचर जो है वो 4th क्लास में जब थे ना लेखक, तो उनको फारसी पढ़ाने के लिए आए थे। अभी उन्हें पढ़ते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ था, पढ़ाते हुए एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि प्रीतम चंद्र ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने के लिए दे दिया कि भाई ये याद करके आना, कल की क्लास में मैं तुमसे सुनूंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन मास्टर प्रीतम चंद ने बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा कि भाई जो मैंने होमवर्क दिया था वो सब सुनाओ खड़े होके। तो वहाँ पर एक भी लड़का सुना नहीं पाया। मास्टर जी को गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थियों को कान पकड़कर पीठ ऊंची करने के लिए बोल दिया कि भाई अब मुर्गा बनो क्लास के बाहर जाके। कोई भी नहीं सुना पाया। जब लेखक की कक्षा को सजा दी जा रही थी तब उसके कुछ समय पहले शर्मा जी जो है यानी कि हेडमास्टर जो है वो स्कूल में नहीं थे। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह वो सहन नहीं कर पाया। मतलब जब वो मास्टर जी स्कूल में आए, शर्मा जी हेडमास्टर जी, तब लेखक की क्लास को पनिशमेंट मिली हुई थी मुर्गा बनने की। शायद ये पहला अवसर था। उन्होंने पीटी प्रीतम चंद को उस असभ्यता एवं जंगलीपन को सहन नहीं किया और वो भड़क गए कि तुम कैसे कैसे पनिशमेंट दे रहे हो बच्चों को, तुम्हें समझ नहीं, तुम्हें अक्ल नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि जिस दिन से हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी प्रीतम चंद को निलंबित किया था तो उन्होंने उनको इतना गुस्सा आया था प्रिंसिपल को ये सब कारनामे देख के कि उन्होंने पीटी टीचर को, प्रीतम चंद को स्कूल से बाहर निकाल दिया था और उन्हें कहा था कि अब डायरेक्टर जब तुम्हें कहेंगे तब तुम्हें स्कूल में आना है, उससे पहले तुम हमारे स्कूल में कदम मत रखना, ठीक है। फिर भी जब भी फारसी की घंटी बजती थी तो लेखक और उसकी कक्षा में सभी बच्चों की छाती जो है वो धक धक करने लग जाती थी कि क्या पता मास्टर आ जाए, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे छाती फटने वाली है। तो फिर लेखक कहता है कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए, बहुत सारे हफ्ते हुए थे। लेखक और उसके साथियों को पता चला कि बाजार की दुकान के ऊपर उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा, वो कमरा जिसमें चारों ओर खिड़कियां और दरवाजे हो, वो किराए पे लिया हुआ है ऐसा कमरा, और पीटी मास्टर वहीं आराम से रह रहे हैं। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी लेखक और उसके साथियों को बताया करते कि उन्होंने निष्कासित होने के बाद थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। मतलब जैसे कुछ लोग बुरा मान जाते हैं अगर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है, बट उनको तो कोई चिंता ही नहीं थी पीटी मास्टर को। जिस तरह वह पहले आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन भर बादाम भिगोकर या फिर गिरी का छिलका उतर कर खिलाते थे, वो आज भी उसी तरह रह रहे हैं। मतलब अपने तोतों के साथ खूब खेलते हैं वो और उनको खिलाते पिलाते भी हैं। लेखक और उसके साथियों को के लिए ये एक चमत्कार ही था कि प्रीतम चंद पट्टी या फिर डंडों से मार मार कर विद्यार्थियों की चमड़ी भी उधेड़ देते थे। मतलब वो इतना पीटते थे, इतना मारते थे, और वही इंसान अपने तोतों के साथ इतनी मीठी मीठी बातें, उनकी इतनी केयर कैसे कर सकता है। लेखक स्वयं सोच में पड़ गया था, क्या तोतों को उनकी आग की तरह जलती और भूरी आंखों से डर नहीं लगता होगा। लेखक और उसके साथियों की समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती क्योंकि तब वो बहुत छोटे हुआ करते। वे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को देखकर बहुत ही ज़्यादा अद्भुत मानते थे कि मतलब एक इंसान एक साइड कुछ और दूसरी साइड कुछ और, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आज हम अपना हिंदी का पार्ट पढ़ेंगे टोपी शुक्ला। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लेना क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स, इंस्टाग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इस पार्ट में ना लेखक हमें टोपी शुक्ला के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन टोपी शुक्ला की कहानी इफ़न के बिना अधूरी है। तो टोपी शुक्ला इफ़न के बारे में, दोनों के बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। और ये दोनों ना आपस में दोस्त होते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं इस कहानी में, ठीक है। एक का नाम जो है वो बलभद्र नारायण शुक्ला होता है जिसको हम प्यार से टोपी कह देते हैं, और दूसरे का नाम होता है सैयद जरगा मुर्तुजा जिसको हम प्यार से इफ़न कह देते हैं, ठीक है। फिर आती है इफ़न की दादी के बारे में बात की। इफ़न की दादी जो है ना वो पूरब की रहने वाली थी और उनकी जो शादी है वो 9-10 साल की उम्र में ही हो गई थी, ठीक है। वो जब लखनऊ आ गई शादी के बाद, लखनऊ उनका ससुराल था, और जब तक वो जिंदा रही तब तक वो पूरब की भाषा ही बोलती रही, मतलब अपने मायके की भाषा ही बोलती रही क्योंकि उन्हें उस भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार था, ठीक है। फिर
जब इरफान की दादी के बेटे की शादी हुई, यानी कि इरफान के पिताजी की, तो उनका बहुत मन था कि वो अपने बेटे की शादी में खूब नाच गाना करें, बट जो इस्लाम के आचार्य थे वहाँ उनके घर में नाच गाना नहीं हुआ करता था, तो उनका बहुत मन उदास हो गया था। लेकिन जब इरफान उनके पोते का जन्म हुआ तो छठे दिन उन्होंने स्नान उत्सव और पूरा पूजन वगैरह बहुत जोश भर के और उत्सव मनाया था उन्होंने अच्छे से, ठीक है। तब उनके दिली ख्वाहिश वहाँ पे पूरी हो गई थी। लेखक कहता है कि इरफान की दादी किसी इस्लामी आचार्य की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी दही खाती हुई बड़ी हुई थी, लेकिन लखनऊ आकर वो दही के लिए तरस जाती थी। फिर जब भी वो अपने मायके जाती तो अपनी दही की जो कसर है वो निकाल देती थी। उनका जब भी मन करता था वो दूध दही घी वगैरह सब खा लेती थी जी भर के। लेकिन जैसे ही वो लखनऊ वापस आती अपने मायके के बाद, तो उन्हें फिर से मौलविन बन जाना पड़ता था, ठीक है। इरफान को अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। प्यार तो अपने अम्मी अब्बू बड़ी बहन छोटी बहन से भी करते थे। छोटी बहन का नाम नुजहत था, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार वो दादी से करते थे। क्यों? अम्मी तो इरफान को कभी कभी डांट देती थी, मार भी देती थी। बड़ी बहन भी डांटती और मार देती थी, ठीक है। और जो अब्बू थे वो कभी कभी घर को कोर्ट या फिर न्यायालय समझकर अपना फैसला सुना देते थे। और जो नुजहत थी, जो उसकी छोटी बहन थी इरफान की, वो मौका देखते ही पेंटिंग करने लग जाती, तस्वीरें बनाने लग जाती। बस एक दादी ही है जिन्होंने कभी भी इरफान का किसी भी बात पे दिल नहीं दुखाया था, इसलिए वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वो रात को उसे बहुत अलग अलग कहानियाँ सुनाती थी, जैसे कि बेरहम डाकू, अनार परी, 12 बुजुर्ग, अमीर हमजा, गुलाब कावली, हातिम ताई, 5 फुक्ता, 5 फुला रानी, इस तरीके की कहानियाँ वो उसको सुनाया करती थी, जैसे हमारी दादी सुनाती है। इरफान की दादी की जो बोली है ना, वो टोपी के दिल में उतर आई। मतलब वो उनकी बहुत ज़्यादा स्वीट आवाज़ थी, तो टोपी को बहुत अच्छी लगती थी। उसे भी इरफान की दादी की बोली बहुत अच्छी लगती थी। इरफान की दादी टोपी को, मतलब उसको ऐसा लगता था टोपी को कि उसकी जो दादी है इरफान की, उसकी दादी की और टोपी की जो मम्मी है, उन दोनों की जो आवाज़ है वो बहुत मैच करती है, ठीक है। लेकिन टोपी जो है वो अपनी दादी से प्यार नहीं करता था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे तो अपनी दादी से नफरत थी। वो सिर्फ इरफान की दादी को बहुत पसंद करता था, बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था। वह पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी, मतलब जो टोपी की दादी थी वो पता नहीं कैसी भाषा बोलती थी। टोपी को अपनी दादी की भाषा और इरफान के अब्बू की भाषा एक जैसी लगती थी, थोड़ी कठोर टाइप की। फिर लेखक कहते हैं टोपी जब इरफान के घर जाता तो उसकी दादी के पास बैठने की कोशिश करता, उनसे बातें करने की कोशिश करता, ठीक है। और इरफान की दादी की जो भाषा है टोपी को ऐसे लगती जैसे एकदम शक्कर की तरह मीठी हो, बिल्कुल वैसी। पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई एक मोटी परत की तरह मज़ेदार लगता था जब भी वो बातें करती थी। तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता था, मतलब इतनी ज़्यादा स्वीट वॉइस थी उनकी। लेखक कहता है कि इरफान की दादी टोपी से हमेशा एक ही सवाल पूछा करती और आगे अपनी बात बढ़ाया करती। क्या होता था पहला सवाल? कि उसकी अम्मा क्या कर रही है, मतलब टोपी की अम्मा क्या कर रही है, ठीक है। पहले पहले तो टोपी को समझ में नहीं आया कि ये अम्मा क्या होता है। अम्मा उसने पहली बार सुना था, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि माता जी को अम्मा कहते हैं। फिर जब टोपी ने अम्मा शब्द सुना तो उसे वो शब्द बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। जिस तरह गुड़ की डाली को मुंह में रखते ही उसका स्वाद का आनंद लिया जाता है ना, उसी तरह वह शब्द उसे बार बार बोलता रहा, मतलब अम्मा अम्मा करता रहा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अम्मा अम्मा अब्बू बाजी, ये शब्द उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन टोपी को बैंगन का भरता ज़रा ज़्यादा अच्छा लग गया, तो उसकी मम्मी का क्या नाम था, टोपी की मम्मी का नाम राम दुलारी, जो कि टोपी की माँ थी, वो खाना परोस रही थी। तो टोपी ने कह दिया कि अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, तो अम्मी ये जो शब्द सुनते ही मेज पर बैठे जितने भी लोग थे वो चौंक गए, क्योंकि अम्मी तो कोई यूज़ नहीं करता उनके घर, तो सारे सारे चौंक गए। उनके हाथ खाना खाते खाते रुक गए, मतलब ऐसा एकदम स्ट्रेंज सा सब कुछ हुआ। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लग गए कि मतलब कुछ ऐसा अलग सा ही हो गया था उनके घर पे। टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई थी, और टोपी की माँ राम दुलारी ने टोपी को बहुत ज़्यादा मारा अम्मी शब्द कहने पर। एक ही बात बार बार पूछ रही थी मारते वक्त कि अब जाएगा इरफान के घर, अब जाएगा इरफान के घर, इस तरीके से। उसके उत्तर में हर बार टोपी ने कहा कि हाँ जाऊँगा जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। फिर मुन्नी बाबू और भैरव जो थे, मतलब वो टोपी के छोटे भाई थे, वो टोपी के भाई थे और टोपी की पिटाई का तमाशा देख रहे थे।
फिर लेखक कहता है कि जब टोपी की पिटाई हो रही थी उसी समय जो मुन्नी बाबू, जो टोपी का भाई था, एक और बात जोड़कर बोले कि एक दिन उन्होंने इसे रहीम कबाब जी की दुकान पर कबाब खाते देखा हुआ था, ठीक है। पर एक्चुअल में वो कबाब टोपी नहीं खा रहा था, वो मुन्नी बाबू ही खा रहा था। सच्ची बात ये थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत दी थी कि मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ, तू बताइयो मत किसी को भी घर में। लेकिन उसने उल्टा इनाम टोपी का फंसा दिया ताकि टोपी घर पर शिकायत ना कर दे। इस तरीके से उस दिन तो टोपी की इतनी पिटाई हो गई कि उसका सारा शरीर दर्द करने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा मारा उसको। दूसरे दिन जब टोपी स्कूल गया और स्कूल में इरफान से मिला तो उसने अपने पिछले दिन की सारी बातें उससे शेयर कर दी कि भाई मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ। दोनों भूगोल शास्त्र की कक्षा को छोड़कर, मतलब ज्योग्राफी की क्लास को छोड़कर बाहर निकल गए। पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे, क्योंकि बात ये थी कि टोपी फल के अलावा बाहर की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था, उसे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, ठीक है। टोपी बहुत ही भोलेपन से इरफान से कहता कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग अपनी दादी एक्सचेंज कर ले। टोपी कहता है कि उसके जो दादी है, टोपी की जो दादी है, उसकी बोली इरफान के परिवार जैसी है, ठीक है। टोपी की इस बात का जवाब देते हुए इरफान कहता है कि टोपी की ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अब्बू जो है वो ये बात मान नहीं सकते कि दादी एक्सचेंज करने वाली, क्योंकि उसकी दादी उसके अब्बू की अम्मा भी तो है। मतलब जो दादी है वो इरफान की दादी के साथ साथ अब्बू की अम्मी भी तो है, सो इसलिए वो एक्सचेंज नहीं हो सकती। जब टोपी और इरफान बात कर रहे थे उसी समय इरफान का नौकर आया और खबर दी कि इरफान की दादी का देहांत हो गया, उनकी डेथ हो गई। शाम को जब वो इरफान के घर गया तो वहाँ पे शांति थी, घर लोगों से भरा हुआ था, लेकिन एक दादी के ना होने से टोपी के लिए पूरा घर खाली हो चुका था, क्योंकि वो उनके बहुत क्लोज थे। जबकि टोपी की दादी का नाम भी मालूम नहीं था, जबकि टोपी को दादी का नाम भी मालूम नहीं था, परंतु लेकिन उसका इरफान की दादी से बहुत गहरा संबंध बन गया था, ठीक है। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे, मतलब दोनों अकेले अकेले और अजनबी अजनबी घूमा करते। टोपी भी अपने घर में अजनबी सा बन के घूमता था और उसकी इरफान की दादी भी, दोनों की सेम चीज़ ही थी, क्योंकि दोनों को उनके घर में कोई समझने वाला ही नहीं था। ना टोपी को उसके घर में कोई समझता था, ना इरफान की दादी को उसके घर में कोई समझता था। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन दूर कर दिया था। टोपी इरफान को सहानुभूति देते हुए कहता है कि इरफान की दादी की जगह अगर उसकी, टोपी की दादी मर गई होती तो ठीक हुआ होता, ठीक है। फिर उसके बाद लेखक कहता है कि टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की कोई ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती हो, जिसमें ट्रांसफ़र होता हो। 10 अक्टूबर सन 45 को टोपी के जीवन के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। क्यों? इस दिन ऐसा क्या हुआ था? इस तारीख को इरफान के पिता का जो ट्रांसफ़र है वो मुरादाबाद हो गया था और सारे के सारे मुरादाबाद चले गए थे। टोपी दादी के मरने के बाद तो अकेला महसूस कर ही रहा था, लेकिन अब तो इरफान भी उसको छोड़कर चला गया मुरादाबाद रहने, और अब टोपी जो है वो बिल्कुल अलग हो गया था, ठीक है। क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिराम सिंह के 3 लड़के थे, कोई होगा पड़ोस में कलेक्टर ठाकुर हरिराम सिंह, उसके 3 लड़के थे, उसमें से उसका कोई भी दोस्त नहीं बन सकता था। क्यों? क्योंकि डब्बू तो बहुत छोटा था और बीलू बहुत बड़ा था, उसकी एज से बहुत बड़ा था, और गुड्डू तो बराबर का था लेकिन वो अंग्रेजी बोलता था, तो भाई वो तीनों के तीनों एलिजिबल ही नहीं थे टोपी की दोस्ती के लिए, ठीक है। अब ना तो इरफान था ना ही इरफान की दादी जो कि उसे समझ सके। घर में ले देकर एक बूढ़ी नौकरानी सीता थी, जो उसका दुख दर्द, किसका? टोपी का दुख दर्द समझती थी। वह अब सीता के साथ ही समय गुजारने लग गया था। अब जो है वो ठंड के दिन चालू हो गए थे। मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया था और भैरव के लिए भी नया कोट आया था। बस टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट मिल गया था। वो कोट एक्चुअली में पुराना नहीं था, क्योंकि वो एक्चुअली नया ही था, बट जब वो मुन्नी बाबू के लिए बनवाया था तब मुन्नी को पसंद नहीं आया था, इसलिए वो कोट ऐसे ही यूजलेस रखा हुआ था। तो वो जो यूजलेस कोट था वो टोपी को दे दिया था। तो टोपी ने वो जो कोट है दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया और वो बहुत खुश हो गया। नौकरानी के बच्चों को दे दी गई कोई भी चीज़ उसे वापस तो ली नहीं जा सकती थी, इसलिए तय हुआ कि टोपी ठंडी खाएगा। उसके परिवार वाले नाराज़ हो गए। इस पर दादी और टोपी के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई। दादी ने पूरा घर सर पे उठा लिया और टोपी की जो माँ थी उसने टोपी को बहुत मारा कि तो दादी से किस तरीके से बहस कर रहा है। फिर जो उनकी नौकरानी थी सीता, जो बूढ़ी सी थी, उसने टोपी को समझाया कि अब वो 10वीं कक्षा में आ गया है, उसे अपनी दादी से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि टोपी जो है वो 10वीं कक्षा में पहुंच गया, लेकिन टोपी के दिल को पता है कि वो 10वीं कक्षा में कैसे पहुंचा है। उसके लिए इतना आसान नहीं था 10वीं कक्षा में पहुंचना। वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था,
उसे 10वीं में पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और वो 2 साल फेल भी हो गया। पढ़ाई में तेज था लेकिन उसे कोई पढ़ने नहीं दिया करता। जब टोपी पढ़ाई करने के लिए बैठता तो उसे बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता, ठीक है, या फिर उसकी माँ कोई ऐसी चीज़ मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जाती, तो इसलिए टोपी शुक्ला जो है वो परेशान हो जाता था और डिस्टर्ब हो जाता था। अगर ये सारी चीज़ ना होती तो उसका छोटा भाई भैरव उसके कॉपियों के जो पन्ने हैं उसको फाड़ फाड़ के हवाई जहाज बना लिया करता। तो ऐसे पूरे साल डिस्टर्बेंस रही तो वो पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। ये तो थी पहले साल की बात। दूसरे साल में उसको टाइफॉइड हो गया था जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरे साल भी वो फेल हो गया। तीसरे साल वो पास तो हो गया लेकिन थर्ड डिवीजन से वो पास हुआ, मतलब जस्ट पास ही हो गया। ये थर्ड डिवीजन कलंक के टीके की तरह उसके माथे पर चिपक गया था, ठीक है। अब पहले साल में जब फेल हो गया था वो तो टोपी के सारे दोस्त 10वीं कक्षा में चले गए थे, उसको वापस से 9वीं क्लास में बैठना पड़ता था। इसलिए वो उन्हीं से मिलता था जो उसके पहले के दोस्त थे जो 10वीं में पहुंच गए थे अब, और उन्हीं के साथ खेलता था। अपने साथ 9वीं कक्षा में पढ़ने वालों जो उसकी 9वीं कक्षा में पढ़ते थे उनके साथ उसकी किसी के साथ भी दोस्ती नहीं हुई थी। और जब भी वो कक्षा में बैठता तब उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था क्योंकि उसके साथ कोई दोस्ती करने वाला नहीं था, वो किसी से घुल मिल नहीं रहा था। तो वो किसी ना किसी तरीके से उसने वो साल जो है वो झेल लिया। लेकिन अगले साल भी जो वो फेल हो गया तो उसे फिर से 9वीं कक्षा में बैठना पड़ा और वो बिल्कुल गीली मिट्टी का पिंड हो गया था क्योंकि अब तो उसे 10वीं में कोई भी उसका दोस्त नहीं रहा। जो 10वीं में थे पहले वो अगली क्लास में चले गए तो कोई भी दोस्त नहीं रहा उसका, ठीक है। और फिर वो सबके बीच में बैठा हुआ अच्छा खासा बुढ़ा भी दिखने लग गया था, ठीक है। और वहीद जो सेकेंड ईयर में उसका दोस्त सा था जो क्लास में सबसे तेज़ लड़का था, तो उसने टोपी से पूछता कि वो अपनी क्लास के दोस्तों के साथ क्यों दोस्ती नहीं करता, क्यों नहीं खेलता, ठीक है। जो तुम्हारे दोस्त है वो तो अगली क्लास में चले ही गए, अब तुम हमारे साथ ही दोस्ती कर लो, तुम्हारा अच्छे से टाइम पास भी हो जाएगा। तो ये जो बात है वो टोपी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी और ऐसा लगा कि ये जो बात है उसके दिल के आर पार चली गई, ठीक है। उसने उसी समय कसम खाई कि इस साल चाहे उसे टाइफॉइड हो चाहे उसको टाइफॉइड का बाप हो, वो इस साल पास होके ही दिखाएगा। लेकिन साल के बीच में चुनाव आ गया और जो टोपी के पिताजी हैं वो चुनाव में खड़े हुए। ऐसे घर में कोई कैसे पढ़ लिख सकता है ना। तो वो जब टोपी के घर में चुनाव हार गए तब टोपी के घर में बहुत ज़्यादा शांति पड़ गई थी और टोपी को लगा कि अब तो परीक्षा आने वाली है, उसमें ज़्यादा समय नहीं है। वो पढ़ाई में जुट गया लेकिन ऐसे वातावरण में जहाँ पर टोपी का घर था उसमें कोई कैसे पढ़ सकता है। लेकिन इसलिए तब उस साल सिर्फ टोपी का पास हो जाना वो काफ़ी था। उसका 2 साल एक ही कक्षा में बैठे रहने के बाद जब वो पास हुआ तो उसकी दादी बोली कि वाह, टोपी को भगवान नज़रबंद से बचाए, बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तीसरे साल में पास हुए, वो भी तीसरी श्रेणी से, यानी कि थर्ड डिवीजन से। लेकिन लेखक कहते हैं, जो इस कहानी के लेखक हैं, वो कहते हैं कि सभी को उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो बेचारा किस तरीके से पास हुआ है, ठीक है, किस वजह से वो 2 साल फेल हुआ है। तीसरी क्लास में थर्ड डिवीजन से पार हुआ है, उसकी मुश्किलों को भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी कहानी है वो खत्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।